हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। मीनिंग जानने से पहले ये बता देते हैं कि जब भी कोई मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जिसमें कि क्या बताया जाता है कि एम्प्लॉयज़ का क्या जॉब पोजीशन है, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी उसको दिया गया है, सारा कुछ क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, जिसमें उनके रोल के बारे में क्लियरिटी दिया हुआ रहता है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो को समझने में हेल्प मिल सके। नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? नेटवर्क होता है जॉब पोजीशन का, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का, मतलब कि उस एम्प्लॉय का क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया, उसका क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है। अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी मैनेजेरियल और ऑपरेशनल टास्क होते हैं वो किए जाते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में क्या करता है, रिलेशन को स्पेसिफाई करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो ये क्या करता है कि बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको क्या करता है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस है उसको वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा ये है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, वो सारा चीज़ ये क्लियरली बता दिया जाता है इसमें। साथ ही साथ उस कंपनी का या उस इंटरप्राइज का क्या वर्किंग स्टाइल है, इसके बारे में भी हम लोगों को क्लियरली पता चल जाता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, किनका क्या काम है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉय है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको क्या होता है, इससे क्लियरली पता चल जाता है। तो ये था कुछ इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला है जॉब डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग जैसे पढ़े थे कि क्या होता है कि जो पूरा काम होता है उसको क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। और क्या होता है कि जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता है, जो स्किल होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, काम दिया जाता है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, क्लियरली पता चल जाता है कि हमको क्या काम करना है और उस काम का हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। एक तरह से ये भी चीज़ हम लोगों को क्या है, एडवांस में पता चल जाता है। तो जो जो जॉब डिज़ाइन होता है उसमें क्या होता है, जो कंटेंट है जॉब का वो पता चल जाता है कि कहाँ तक वो पॉसिबल है, क्या उससे हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकता है। तो सारा कुछ हमको इस चीज़ से पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे ही काम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। काम डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को डाल दिया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि सपोज़ कीजिए कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। सेल्स से रिलेटेड जो होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। परचेज से रिलेटेड जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में आ जाएगा। यहीं अगर मान लीजिए कि एक कंपनी अलग अलग चीज़ों में डील करती है, जैसे कॉस्मेटिक्स है या तो फिर टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज जो होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो होंगे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ये सारे कुछ एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें हम लोगों को पता चलता है कि कौन सुपीरियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, किसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम अथॉरिटी, किसको हम लोगों को जा कर के रिपोर्ट करना है, किसके अंडर कितने लोग काम करेंगे, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि एक मैनेजर के अंडर कितने सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर सकते हैं। तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो सबसे पहला है कि मैनेजर का लेवल क्या है, मैनेजर का लेवल क्या है, इन कैपेसिटी क्या है, इंटेलिजेंस लेवल उसका क्या है। कि अगर मान लीजिए मैनेजर स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है, तब तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर सकते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन यही अगर उसमें उतने कैपेसिटी ना हो,
उसका इंटेलिजेंट लेवल उतना अच्छा नहीं हो तो उसके अंडर क्या होगा, कम ही सबॉर्डिनेट्स आएंगे। नेक्स्ट है उसका एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट है, तब तो उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, उसके अंदर बहुत कम लोग काम करेंगे क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है किसी पे भी, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ही हर एम्प्लॉय पे अपना ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो स्किल्ड है, ट्रेंड है उस काम में, तो क्या होगा कि मैनेजर को उस पर उतना ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो है वो अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, तो एम्प्लॉयर को क्या है, हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, ताकि क्या हो सके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और साथ ही साथ काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है उसका नेचर ऑफ जॉब। क्या है जॉब का उसका नेचर। अब मान लीजिए कि वही काम करना है जो हम लोग रेगुलरली करते हुए आ रहे हैं, तब तो ठीक है, एक एम्प्लॉयर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। पर यही अगर मान लीजिए ऐसा काम है जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड वर्कर का ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्मॉल स्पेन ऑफ कंट्रोल चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे और कोई स्पेशलाइज्ड काम है या चैलेंजिंग जॉब है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ उसको टैकल करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि कम एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैनेजर या सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स, और वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग के पास जो अथॉरिटीज़ होता है वो क्या करते हैं, अपने जो जूनियर होते हैं, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बांट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो चाहिए ही होगा। तो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, कुछ अथॉरिटी का, अपना जो कुछ अथॉरिटी जो उसके पास है उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, अपने जूनियर को दे देगा, ताकि काम अच्छी तरह से चल सके और जो गोल है वो अचीव किया जा सके। सपोज़ कीजिए कि एक ग्रुप है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है जहाँ पे 10 सेल्समैन हैं और एक मैनेजर है। सेल्स मैनेजर है, उसके अंडर क्या है, 10 सेल्समैन आते हैं। तो उस समय क्या करेगा कि वो अब जो सेल्स मैनेजर है वो अपना अथॉरिटी ये 10 सेल्समैन में से किसी एक को क्या करेगा, अथॉरिटी दे देगा। अब वो अथॉरिटी दे दिया, मान लीजिए 10 सेल्समैन हैं और वो क्या करेगा, एक को क्या करेगा, पावर दे देगा। अब पावर दे देगा तो वो क्या करेगा कि जो बाकी का 9 क्या काम कर रहा है, और अपना इंक्लूड करके वो अपना बाकी 9 जो काम कर रहा है, कितना सेल्स हुआ, क्या डिलीवरी रेट है, क्या डिस्काउंट हम लोग दे सकते हैं, अब जितने वह चीज़ जो है सेल्स से रिलेटेड, वो क्या करेगा, वो एक जो सेल्स पर्सन के पास जो ज़्यादा अथॉरिटी था, वो जा कर के क्या करेगा, अपने जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, उनको जा कर के कन्वे कर देगा। अब इसमें क्या होगा कि मैनेजर को 10 का 10 के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो क्या किया, अपना पावर सिर्फ एक को दे दिया कि तुम हमको सारा जन का रिपोर्ट ला करके एक ही बार में दे देना। तो उससे क्या हुआ, मैनेजर अपना अथॉरिटी दे दिया एक जन को, जो क्या करेगा, 10 का 10 सेल्समैन का सारा रिपोर्ट ला करके वो मैनेजर को दे देगा। क्लियर है इतना, चारों पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो सबसे पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे कि फंक्शनल मतलब होता क्या है, तो हम लोग जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो जब क्या होता है, जब कोई भी काम हम लोग करते ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, तब क्या होगा, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो क्या होगा, प्रोडक्शन के हेड में जाएगा। सेल्स से रिलेटेड जो है वो सेल्स में जाएंगे। तो ये सारे कुछ क्या होंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, इसका एडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें स्पेशलाइजेशन होगा। किसी भी काम जो हम लोग एक ही हेड के अंदर डालते हैं तो उसके इसमें क्या होगा, काम का स्पेशलाइजेशन होगा। साथ ही साथ उसको सुपरवाइज करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही हेड के अंदर सारे काम कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, तो सुपरविज़न यहाँ पे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा से बन पाएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट्स एक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, और क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए ना। परचेज क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगा, तब जाके क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तब जाके क्या होगा, सेल्स होगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो ईजिली बन पाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि मैनेजेरियल जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही काम को जो एम्प्लॉय है वो बार बार कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल
बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बार बार काम कर रहे हैं तो वो काम भी क्या है, वो इफेक्टिवली वो काम को कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाएगा, क्योंकि क्या अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा यहाँ पे अचीव करने में दिक्कत होगा। कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल परचेज करने में देरी लगा रही है, उसी का कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी काम करने में टाइम लग गया, उससे क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट को भी सेल करने में टाइम लग गया, और जब तक टाइम आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि इल्ज़ाम तो लगेगा सेल्स डिपार्टमेंट पे ही कि तुम लेट से सेल्स किया, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी गलती है कि वो लेट से बना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस चीज़ का ब्लेम डालेगा परचेज डिपार्टमेंट में कि हमको रॉ मटेरियल लेट से मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में भी डिले हो सकता है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स होने का चांसेस है वो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल है, अब क्या करेगा, जो हेड है ऑफिस का, जो टॉप लेवल है, वो तो सेल्स डिपार्टमेंट को कसूरवार ठहराएगा कि लेट से डिलीवरी हो रहा है, लेट सेल्स हो रहा है, पर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन वाले पे अपना ब्लेम डालेगा। प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, परचेज पे डालेंगे, परचेज वाले हो सकता है किसी और पे ब्लेम डाल दे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ये पता नहीं लगा पाते, ये फिक्स नहीं कर पाते कि आखिर किसकी वजह से ये काम में देरी हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, टेक्सटाइल से भी डील कर रही है, मेडिसिन से भी डील कर रही है, कॉस्मेटिक्स से भी डील कर रही है, तो क्या होगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मान लीजिए परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, तो वो सारी चीज़ क्या होंगे, एक हेड के अंदर आएंगे। मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारे एक हेड के अंदर आएंगे। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो एक हेड के अंदर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, टेक्सटाइल से रिलेटेड जब एक ही लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो टेक्सटाइल का काम जाहिर सी बात है अच्छा हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नो डिपेंडेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हो रहा है कि कोई भी अदर डिपार्टमेंट्स क्या कर रहा है, किसी भी तरह का इसमें डिपेंड नहीं हो रहा है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्सटाइल का जो काम है वो इसी हेड के अंदर होगा, तो किसी का भी क्या है यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। मेडिसिन का काम जो है वो उसी हेड के अंदर होगा, तो किसी दूसरे का यहाँ पे कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो ये भी अच्छा है। मान लीजिए टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, तब किस में प्रॉब्लम हुआ वो ईजिली हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके अंदर जो काम हो रहा है वो तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है। अब इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट है उसमें कहाँ किसका क्या गलती वो ईजिली पता लग सकता है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे हम लोग न्यू डिपार्टमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं बिना किसी को कोई डिस्टर्ब किए। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक है, अब वो चाहते हैं कि एक सोप का भी बिजनेस, सोप मैन्युफैक्चरिंग को भी हम लोग स्टार्ट करें, तो क्या है, ये तीन तो अपना साइड बाई साइड चल ही रहा है, ये तीन तो अपना है ही। अभी तीन के साथ वो क्या करेगा, सोप का भी यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्मेटिक के लिए और मेडिसिन के लिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक ही लग रहा है, पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग जगह परचेज़ हो रहा है, दो अलग अलग बार में परचेज़ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, वेस्टेज भी हो जाता है। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट ये क्या करेंगे, सिर्फ अपना काम पे फोकस करेंगे, दूसरा का काम से ये लोग को कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये भी एक तरह का क्या है, डिसएडवांटेज ही है इस चीज़ के लिए। क्लियर है। तो ये था 2 टाइप्स, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।